हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। अभी बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास में हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पढ़ रहे हैं और इसमें हमको जो आज का टॉपिक पढ़ना है वो है गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। यानी गार्डनर ने जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी, जिसको हम बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से जानते हैं, वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, तो इस थ्योरी को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आपको बहुत अच्छे से ये थ्योरी आज समझ में आने वाली है। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और ये जो क्लासेस चल रही हैं या टॉपिक जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं स्टडी परचम चैनल पर, ये सारे यूनिवर्सिटियों के लिए इक्वली बेनिफिशियल है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड की क्लासेस कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। यानी सबसे पहला सवाल यहाँ पर आपका ये आएगा कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी? हॉवर्ड गार्डनर ने, जो कि एक कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। हॉवर्ड गार्डनर इज अ अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी। और ये थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको आप बीएड कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो, आपको इस थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100% चांस है कि इससे क्वेश्चन आएंगे। अगला सवाल है ये कि ये जो थ्योरी है कि किसी भी टीचिंग एग्जाम में, अगर आगे चल के आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, चाहे वो सीटेट हो, DSSB हो, आपका यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, हर जगह इस थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। तो ध्यान से पढ़िएगा, ये थ्योरी आपको बहुत आगे तक काम आएगी, है ना। तो चलिए, हॉवर्ड गार्डनर ने क्या दिया था? बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, जिसको हम मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी या मल्टी डायमेंशनल थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन हॉवर्ड गार्डनर ने किया था। किस तरह आपको लिखना है आप बहुत बढ़िया से समझिए, और आपको इसी तरह से लिख के आना है। अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में लिखेंगे और हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में लिखेंगे। लेकिन अगर आपको ये थ्योरी समझ में आ गई तो आपको कहीं भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने शब्दों में बहुत ही अच्छे तरीके से आप कॉपी में, एग्जामिनेशन कॉपी में लिख कर आओगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि हॉवर्ड गार्डनर ने क्या दिया था? मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी, है ना। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का प्रतिपादन हॉवर्ड गार्डनर ने किया था। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किस पर थी? ह्यूमन इंटेलिजेंस पे थी। जो हम मनुष्य हैं, हमारा इंटेलिजेंस कैसे होता है, हम किस तरह से चीज़ों को सोचते हैं, किस तरह से लॉजिक लगाते हैं, इस पर बेस्ड ये थ्योरी थी, है ना। The first proposed by psychologist Howard Gardner in his book Frames of Mind। उन्होंने एक बुक लिखी थी। बुक का क्या नाम था? फ्रेम्स ऑफ माइंड। यानी हार्वर्ड गार्डनर ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड। याद रखिएगा, बुक का नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड। कब आया था? 1983 में ये बुक आई थी। उस बुक में ये उन्होंने डिस्कस किया था कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसमें ना अलग अलग तरह का इंटेलिजेंस पाया जाता है, और हमारे में मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी उन्होंने हमें दिया था। ठीक है, अब बिफोर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, MI का मतलब है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, मल्टीपल इंटेलिजेंस होगा थ्योरी। अब ये इस थ्योरी के आने से पहले लोग क्या समझते थे कि देयर वॉज ए जनरल इंटेलिजेंस, G फैक्टर होता है। यानी लोगों का क्या मानना था कि लोग बस एक तरीके से इंटेलिजेंट होते हैं, जिसमें G फैक्टर पाया जाता है, वो लोग क्या होते हैं? इंटेलिजेंट होते हैं। और G फैक्टर थ्योरी किसने दिया था? एल्फ्रेड बिने ने दिया था, है ना। तो एल्फ्रेड बिने ने बताया था कि बुद्धि का बस एक ही प्रकार होता है, जो लोग पढ़ने में अच्छे होते हैं, जो लोग एकेडमिक में अच्छा करते हैं। एकेडमिक में, या अभी आप समाज में जाओ, है ना, समाज में अभी कुछ सालों पहले की मैं बात बताऊं, 5-6 साल पहले या 10 साल पहले लोगों की क्या थिंकिंग थी कि जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं ना, उन्हीं को लोग इंटेलिजेंट मानते थे, है ना। जो बच्चे स्पोर्ट्स में है तो अरे छोड़ो, ये तो दिन भर खेलता रहता है। जो बच्चे म्यूजिक में अच्छे हैं, दिन भर गाना गाता रहता है। तो लोगों की अवधारणा क्या थी कि ये लोग ऐसे बच्चे जो म्यूजिक में अच्छे हैं, जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, है ना,
ये इन लोग में कोई इंटेलिजेंस नहीं होता। इंटेलिजेंस तो बस एक ही तरह के बच्चों में होता है, जो कि एकेडमिक में, जो कि स्कोर अच्छा करते हैं सब्जेक्ट वाइज, है ना, क्लास में फर्स्ट आ रहे हैं, सेकंड आ रहे हैं, थर्ड आ रहे हैं, उन बच्चों को हम क्या समझते थे कि ये इंटेलिजेंट है। लेकिन हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी के बाद सबका जो माइंडसेट है वो चेंज हो गया, और हार्वर्ड गार्डनर बताया कि ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंट एक तरह का होता है, इंटेलिजेंट बहुत तरह का होता है, और हमारे माइंड में क्या है, 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट पाया जाता है, और सब एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से सेपरेटेड है। यानी उन्होंने कहा कि हमारा जो ह्यूमन माइंड होता है उसमें 8 तरह की बुद्धि पाई जाती है उन्होंने, और 8 बुद्धि जो है सब एक दूसरे से अलग है, इंडिपेंडेंट है। समझ में आया? तो इनके थ्योरी के बाद ये समझ में आया लोगों को कि नहीं, इंटेलिजेंट बस एक तरह से बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते, अलग अलग तरह से इंटेलिजेंट होते हैं, और एक बच्चे में 2 तरह के भी इंटेलिजेंस पाए जाते हैं, 3 तरह के भी पाए जाते हैं, है ना, और 1 तरह के भी पाए जाते हैं। बस हमारा क्या कामना है एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर, क्या करना है कि हमें बच्चों की क्षमता को, बच्चे की एबिलिटी को पहचानना है कि ये बच्चा किस फील्ड में अच्छा करेगा, और उसको उस फील्ड का एक्सपोजर देना है। ठीक है, तो 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट एंड ईच ऑफ दिस आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। यानी 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट किसने बताया? हार्वर्ड गार्डनर ने बताया। और क्या बताया कि सारे जो इंटेलिजेंस है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, कोई किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। दैट मीन्स इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी। उन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस क्या होता है, सिंगल एंटिटी नहीं है, मल्टीपल एंटिटी है, बहुत अलग अलग तरह के इंटेलिजेंस लोगों में पाया जाता है। इंटेलिजेंस वेरी वन पर्सन टू अदर पर्सन। उन्होंने क्या बोला कि इंटेलिजेंस क्या होता है, वेरी करता है, हर पर्सन में आपको अलग तरह का इंटेलिजेंस दिखेगा, और आप एब्जॉर्व, अगर आप में इस थ्योरी के पढ़ने के बाद आप एब्जॉर्व करना, आप ही के घर में 2 तरह के बच्चे होंगे और दोनों अलग अलग तरह से इंटेलिजेंट होंगे। कोई बच्चा बहुत अच्छे से लॉजिक लगा लेता होगा, तो कोई बच्चा बहुत अच्छे से लिखना जानता होगा, है ना। तो अलग अलग तरह के इंटेलिजेंस होते हैं, हर पर्सन में अलग तरह का इंटेलिजेंस पाया जाता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो बच्चे पढ़ने में या एकेडमिक में अच्छा स्कोर कर रहे हैं वही बच्चे इंटेलिजेंट है। वो है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बच्चे म्यूजिक में अच्छा कर रहे हैं, जो स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं, वो इंटेलिजेंट नहीं है। वो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, स्पोर्ट्स में इंटेलिजेंट है ना। लेकिन ये क्या थी, ये थ्योरी एजम्पशन बेस्ड थी, मान्यता बेस्ड थी। इस तरह का उन्होंने क्या किया था, माना था। हार्वर्ड गार्डनर ने इस तरह माना था ऑब्जर्वेशन के थ्रू। उन्होंने बहुत सारे बच्चों को देखा, उसके ऑब्जर्वेशन बेसिस पर उन्होंने बताया कि हमारी बुद्धि क्या होती है, मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है, हमारे में बहुबुद्धि सिद्धांत पाया जाता है, जिसमें गार्डनर ने बहुबुद्धि के 8 योग्यताएं बताई हैं। अब स्टार्टिंग में उन्होंने क्या बताया था कि बुद्धि के कितनी होती है, 8 योग्यताएं होती है। हालांकि अभी बढ़ते बढ़ते 13 हो चुका है। 8 से उन्होंने 9 बढ़ाया, 9 से 10 बताया, 10 से 11, 12, अभी प्रेजेंट में हार्वर्ड गार्डनर ने 13 तरह की बुद्धि बताई है। लेकिन हमें पढ़ना है 8 तरह की बुद्धि के बारे में, ठीक है। और ये इस थ्योरी से आपके सीटेट एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप तैयारी उसी तरह की रखिए कि आप बीएड के साथ सीटेट की भी तैयारी कीजिए, ठीक है। तो ये था, आपको इंट्रो में इतना लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको 8 इंटेलिजेंस याद होना चाहिए कि 8 तरह की जो बुद्धि उन्होंने दी थी हार्वर्ड गार्डनर ने, वो कौन कौन सी है। पढ़ लेते हैं एक बार कौन कौन सी वो बुद्धि है, उसके बाद एक एक करके सबको हम डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सबसे पहला होता है वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जो कि शाब्दिक भाषीय होता है, जो कि जिसको भाषा पे बहुत अच्छा कंट्रोल होता है, वो लोग होते हैं। उसके बाद होता है विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस, दृश्य स्थानिक, जिसको स्थान का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, शेप का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। उसके बाद होता है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जो कि मैथमेटिक्स में लॉजिक बहुत अच्छा लगाते हैं, जिसको हम तार्किक गणित संबंधित योग्यता के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, जिसको अपने बॉडी पे बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है ना, शारीरिक क्रियात्मक योग्यता के नाम से हम हिंदी में इसको पढ़ेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में नोट्स तैयार कीजिएगा, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में नोट्स तैयार कीजिएगा, ठीक है। बहुत जल्दी मैं ऐसा कुछ प्लान कर रही हूँ कि मैं आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड करूँ, ठीक है, ठीक है। अगला है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस का मतलब ही है कि जो लोग म्यूजिक में बहुत अच्छे होंगे, है ना, संगीतात्मक योग्यता के नाम से हम जानते हैं। अगला है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जिसको अंतर विषयक कहते हैं, जिनको क्या है, दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो वाले हैं। अगला है इंट्रापर्सनल, जो खुद से अपने सेल्फ को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो वाला इंटेलिजेंस, जिसको अंतरा विषयक कहते हैं, ठीक है।
और जो 8वां प्रकार की बुद्धि है जिसको हम नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक योग्यता, जिसको प्लांट के बारे में, है ना, अपने आप के पर्यावरण के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान होता है, वो होते हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। अगर हिंदी में बोले तो प्राकृतिक योग्यता वाले या प्राकृतिक योग्यता वाले लोग। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं विथ एग्जाम्पल, तो आपको और अच्छे से ये थ्योरी समझ में आएगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस को हम शाब्दिक भाषीय कहते हैं, यानी वर्ड स्मार्ट पीपल, है ना। ये वर्ड के साथ खेलते हैं, बहुत अच्छे तरीके से वर्ड के साथ इन्हें खेलते हैं, इनको वर्ड पे बहुत कमांड होता है, इनके पास बहुत अच्छे अच्छे शब्द होते हैं, है ना। बहुत अच्छे अच्छे शब्द का यूज करके ये क्या करते हैं, कविता लिख देते हैं, है ना, कहाँ किस शब्द का यूज करना है। ऐसे लोग क्या बनते हैं, पत्रकार बनते हैं, राइटर बनते हैं, है ना। इनको क्या है ना, इनका लैंग्वेज पे बहुत अच्छा पकड़ होता है, बहुत अच्छे से लैंग्वेज का यूज करके ये क्या करते हैं, बोलते भी हैं, है ना, वक्ता भी बहुत अच्छे होते हैं और राइटर भी बहुत अच्छे होते हैं, है ना। तो अगर मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूं तो क्या पढ़ेंगे, बीइंग कैपेबल ऑफ लर्निंग न्यू लैंग्वेज, न्यू लैंग्वेज को बहुत अच्छे से एक्वायर करते हैं, लर्न करते हैं, और अंडरस्टैंड हाउ टू यूज लैंग्वेज टू अचीव गोल। इन्हें पता होता है कि किस तरह से आप लैंग्वेज का, भाषा का प्रयोग करके अपने आप गोल तक, अपने एम तक, है ना, अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंच सकते हो। जिसमें मस्तिष्क का एक हिस्सा क्या होता है, हमारा जो माइंड का 2 हिस्सा होता है, एक लॉजिक के लिए होता है, एक भाषा के लिए होता है। तो जो लेफ्ट ब्रेन जो होता है हमारा, वो किसके लिए होता है, लेफ्ट ब्रेन हमारा काम करता है भाषा के लिए, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मस्तिष्क का एक हिस्सा भाषा में अच्छा हो सकता है, आपकी कमांड भाषा पर अच्छी होगी, जिसके अंदर ये बुद्धि आती है, वे लोग कवि, पत्रकार आदि बन सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जिनको वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस वाले जो लोग होते हैं, या कोई बच्चा होता है जिसको भाषा पे बहुत अच्छी पकड़ होती है, लैंग्वेज पे बहुत अच्छा कंट्रोल होता है, बहुत जल्दी लैंग्वेज सीख लेते हैं, और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग संदर्भ में लैंग्वेज का, भाषा का, वर्ड का, है ना, शब्दों का बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं ऐसे लोग। और ऐसे लोग कवि बनेंगे, राइटर बनेंगे, पत्रकार बनेंगे, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि लैंग्वेज पे अच्छा पकड़ है तो ये अच्छे वक्ता भी हो सकते हैं। अगर अच्छे वक्ता के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, जिसका मैं अगर आपको नाम लेना चाहूँ तो आप इसमें नाम जोड़ सकते हो कि जैसे कुमार विश्वास बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे से शब्दों का प्रयोग करके वो जो भी अपना स्पीच देते हैं बहुत अच्छा देते हैं। आप नाम ले सकते हो संदीप माहेश्वरी का, ये लोग बहुत अच्छे वक्ता हैं, है ना। इनका शब्दों पे बहुत अच्छा कंट्रोल है। और कैसे लोग पाए हैं ये लोग, ये वर्बल लिंग्विस्टिक हैं। अगर आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, आप प्रेमचंद जी हैं, आप रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम लो, तो ये क्या है, रामधारी सिंह दिनकर हो गए, ये बहुत अच्छे कवि थे, है ना। बहुत अच्छे से इन्होंने रश्मि रथी लिखी, जैसे बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूम धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। तो इस तरह के ये वक्ता थे, इस तरह के ये कवि थे, इतना अच्छा ये लिखते थे, इनका शब्दों पे बहुत अच्छा कंट्रोल था। ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट थे, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट थे, भाषा पे इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। आप प्रेमचंद की गोदान देख लो, बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास हैं। तो ये भी बहुत अच्छे क्या थे, राइटर थे। तो आप इनका नाम इंक्लूड कर सकते हो जब आप ये लिखोगे, है ना। तो आपके पास आपकी पेन है, आपकी कॉपी है, आपको जिस तरह से आपको लिखना है पूरी कॉपी भर दीजिए इस तरह के एग्जाम्पल देके। आपको क्यों नहीं मार्क्स मिलेगा और क्यों नहीं आपके पास पॉइंट्स रहेगा लिखने के लिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट क्या होता है। विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस। विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है स्थानिक बुद्धि, यानी पिक्चर स्मार्ट पीपल। इनको हम बोलते हैं पिक्चर स्मार्ट पीपल के नाम से हम जानते हैं। अगर क्वेश्चन कभी आ जाए कि पिक्चर स्मार्ट पीपल कौन होते हैं, जिनको स्पेस का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं, है ना, बहुत अच्छे पेंटिंग करते हैं, है ना। If a person is particularly strong in visual and spatial judgment, they possess विजुअल एंड स्पेशियल इंटेलिजेंस। जिन लोगों को विजुअल और स्पेस का बहुत अच्छा जजमेंट होता है, वो लोग क्या होते हैं, विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस होते हैं। इस तरह के लोग इस तरह के बुद्धि वाले लोग स्थान के बारे में अच्छी समझ होती है, किसी भी स्थान को देख के 3D तस्वीर दिमाग में ही बना लेते हैं, और इस जमीन पर कितने कमरे बनेंगे, इस बुद्धि वाले लोग क्या बनते हैं, आर्किटेक्टर बनते हैं, पेंटर बनते हैं, स्कल्पचर बनते हैं, और
मूर्तिकार बनते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि इनका किसी भी स्पेस को देख के, अगर आप आर्किटेक्ट से बात करो या तो उससे बोलो कि मेरे पास छोटा सा लैंड है और उस लैंड पे मुझे क्या बनाना है, 2 BHK क्या बनाना है, एक फ्लैट बनाना है। तो 2 BH घर बनाना है, तो आर्किटेक्ट का माइंड इतना अच्छा होता है कि उस लैंड को देख के उनके माइंड में क्या होता है, 3D इमेज बन जाता है, और उस 3D इमेज से वो बहुत अच्छे से आपके छोटे से जगह में बहुत अच्छी एक डिजाइन तैयार कर देते हैं। तो उनको क्या है, वो किस तरह के लोग हैं जो आर्किटेक्ट बनते हैं, आर्किटेक्चर होते हैं, वो क्या किस तरह के लोग होते हैं, उनको स्पेस का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। उन्हें पता होता है कि कितने छोटे जगह में मैं कितना अच्छा प्रेजेंट कर सकता हूँ। वो देखकर बहुत अच्छे से स्पेस को डिजाइन करते हैं। पेंटर होते हैं, ड्राइंग करते हैं लोग बहुत अच्छे तरीके से, है ना। स्कल्पचर बनते हैं, स्कल्पचर का मतलब है कि मूर्तिकार बनते हैं। उन्हें पता होता है कि कितने स्पेस में आपको नाक, कान, है ना, ये सब चीजों को ड्रॉ कर देना है ना। तो वो क्या बोलते हैं, स्कल्पचर बनते हैं। तो अगर इस तरह से आप एग्जाम में लिख सकते हो कि ऐसे लोग को स्थान का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, विजुअल का, स्पेस का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, और बहुत अच्छे से ये लोग पिक्चर स्मार्ट होते हैं। इनको बहुत अच्छे से किसी भी चीज को डिजाइन करना आता है, ड्रॉ करना आता है, 3D इमेज माइंड में ये बना लेते हैं, है ना। तो ऐसे लोग विजुअल इंटेलिजेंस होते हैं, जिसको स्थानिक बुद्धि सिद्धांत के नाम से हम जानते हैं। पिक्चर स्मार्ट लोग होते हैं ये। अगला हम पढ़ेंगे लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल मैथमेटिकल्स नाम से ही क्लियर है, जो लोग लॉजिक अच्छा लगाते हैं, तर्क अच्छा लगाते हैं। मैथमेटिकल यानी गणित से संबंधित है। ऐसे लोग आप देखोगे कि कोई बहुत अच्छे मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं ना, बहुत अच्छे से, बहुत तेजी से मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेते हैं, उनको थ्योरम याद रहता है, उनको मैथमेटिक्स का फॉर्मूला याद रहता है, और बहुत तेजी से वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होते हैं, जिनको नंबर स्मार्ट पीपल के नाम से हम जानते हैं। सबका शॉर्ट फॉर्म है, आपको अलग नाम से अगर एक पॉइंट पढ़ाना हो तो ऐसे लोग नंबर स्मार्ट पीपल होते हैं। तार्किक गणित, तर्क बहुत अच्छा करते हैं, उनको लॉजिक लगाना आता है, उनकी रीजनिंग स्किल बहुत अच्छी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छे से करते हैं। बीइंग एबल टू एनालाइज प्रॉब्लम लॉजिकली एंड सॉल्व एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम। एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त प्रॉब्लम को भी, अमूर्त समस्या को भी ये का समाधान बहुत अच्छे से करते हैं। जैसे उनके सामने कोई ऐसा सिचुएशन रख दिया जाए और बोला जाए कि आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो माइंड में ही अपने प्रॉब्लम को वो कैलकुलेट कर लेते हैं ना। तो ऐसे लोग क्या बनते हैं, अकाउंटेंट बनते हैं, है ना, मैथमेटिशियन बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं। तो आपको लिखना होगा लॉजिकल मैथमेटिकल वाले लोग साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, मैथमेटिशियन भी बन सकते हैं। अब ये जैसे आर्यभट्ट हो गए, रामानुजन हो गए, शकुंतला देवी हो गई, ये लोग कौन थे, ये लोग ग्रेट मैथमेटिशियन है ना, ग्रेट मैथमेटिशियन। इनका ये किस तरह के इंटेलिजेंस होंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि जो रामानुजन थे, आर्यभट्ट थे, जिन्होंने जीरो जो नंबर है, शून्य का डिस्कवर किया था, है ना, आर्यभट्ट। तो ये लोग किस तरह के इंटेलिजेंस थे, ये लोग लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस लोग थे, है ना। इनकी माइंड मैथमेटिक्स में बहुत अच्छी काम करती थी। तो इस तरह के भी लोग इंटेलिजेंस की कैटेगरी में आते हैं। तो आपको इसमें इस तरह से लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बॉडीली काइनेस्थेटिक, यानी आपकी शरीर की हाव भाव, आप किस तरह से आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन हो रहा है, किस तरह से आप हाथों का यूज कर रहे हो, आपकी मोटर स्किल, आपकी फाइन मोटर स्किल यहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगी, आपकी ग्रॉस मोटर स्किल काम करेगी, आप बहुत अच्छे से उंगलियों का, हाथों का बहुत अच्छे से प्रयोग करोगे। तो बॉडीली काइनेस्थेटिक का मतलब है शारीरिक गति बुद्धि, यानी इसको हम बोलते हैं बॉडी स्मार्ट पीपल। ऐसे कैसे लोग हैं जिनको अपने बॉडी पे बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। बॉडीली काइनेस्थेटिक फोकस ऑन द कोऑर्डिनेशन ऑफ वंस बॉडी मूवमेंट, हमारे बॉडी मूवमेंट में बहुत अच्छा हमारा कोऑर्डिनेशन होता है, हमें कंट्रोल होता है, हम अपने आप को बहुत अच्छे से नियमित कर पाते हैं। शारीरिक कंट्रोल और गति देने वाली बुद्धि होती है। जैसे आप सर्जन बन सकते हो, कुम्हार बन सकते हो, नृतक, डांसर बन सकते हो आदि, यही बुद्धि में पाई जाती है। अब जो लोग सर्जन होते हैं, तो सर्जन को क्या होता है, सर्जरी करते हैं। तो सर्जरी, छोटी छोटी सर्जरियां करनी होती है, आपको ऑर्गन के साथ खेलना होता है ना। तो अगर आपका थोड़ा सा भी हाथ इधर उधर गया, आपका ये जो
फाइन मोटर स्किल है, जो आपकी ये जो दिख रही है फिंगर दिख रही है, अगर थोड़ा सा भी आपका इधर उधर हुआ तो आदमी की जान जा सकती है, पेशेंट की जान जा सकती है। तो आपको अगर कोई सर्जन है तो उसको यही सिखाया जाता है सर्जरी करने टाइम, वो यही चीज़ करता है कि आपको किस तरह से किसी भी ऑर्गन को ऑपरेट करना है ना। तो ये सब बुद्धि जो बॉडीली काइनेस्थेटिक है, जिनको बॉडी पर कंट्रोल होता है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन उनका बहुत अच्छा माना जाता है, तो ऐसे लोग सर्जन बनते हैं, डांसर बनते हैं। जो लोग भरतनाट्यम कर रहे हैं, ये बहुत अलग अलग तरह के डांस फॉर्म होते हैं जो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बहुत फ्लुएंसी होती है, बहुत लगेगी वो इनके बॉडी में बोन ही नहीं, हड्डी ही नहीं है, इतने अच्छे से अपने बॉडी को वो घुमा लेते हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, बॉडीली काइनेस्थेटिक होते हैं, शारीरिक गति बुद्धि, बॉडी स्मार्ट पीपल। कुम्हार को आपने देखा होगा, बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है। कुम्हार जो होते हैं, जो कि मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, कितने अच्छी तरीके से अपने हाथ को ऐसे घुमाते हुए बहुत अच्छे से बर्तन वो बना देते हैं। तो ऐसे लोग बॉडीली काइनेस्थेटिक वाले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। जिनको म्यूजिक पे बहुत अच्छा कंट्रोल होता है वो लोग होते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस पीपल। बीइंग एबल टू प्रोड्यूस एंड एनालाइज पिच, रिदम, साउंड, इंटोनेशन, इन सब चीज़ों पे बहुत अच्छा इनका पकड़ होता है। बहुत अलग अलग तरह के म्यूजिक को क्या करते हैं, बनाते हैं, डिस्कवर करते हैं। तो ऐसे लोग में अगर बहुत इंपॉर्टेंट नाम दूं तो ये हो गए ए आर रहमान। ए आर रहमान क्या है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस पीपल हैं। इनको म्यूजिक पे बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। ये अलग अलग तरह के म्यूजिक कंपोज करते हैं। तो अगर आपको एग्जाम्पल में देना रहे कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस वाले लोग क्या बनते हैं, तो म्यूजिक कंपोजर बनते हैं। उनको बहुत अच्छे से पता होता है, कंट्रोल होता है पिच का, कहाँ आपको हाई पिच रखनी है, कहाँ आपको लो पिच, इंटोनेशन का, रिदम का, है ना, इन सब चीज़ों का ज्ञान होता है। तो ऐसे लोग क्या बनते हैं, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जिसको संगीतीय बुद्धि सिद्धांत, संगीतीय बुद्धि कहते हैं, योग्यता, और इसको हम म्यूजिकल स्मार्ट पीपल भी कहते हैं। ठीक है, अगला है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल का मतलब है हम दूसरों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। बहुत लोग होंगे कि बहुत अच्छे से आपको रीड करते हैं। बहुत लोग, साइकोलॉजिस्ट को आपने देखा होगा, जब आप किसी प्रॉब्लम में रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे और साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करोगे तो आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछ कर आपको समझते हैं, है ना। तो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनमें पाया जाता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जिसको पीपल स्मार्ट बोलते हैं। लोगों को बहुत अच्छे से समझते हैं, लोगों के मूड को, इंटेंशन को, डिजायर को, आपकी क्या इच्छा है, आपका कैसा मूड है, आपका इंटेंशन क्या है, आप किस चीज़ को आप किस चीज़ को जानना चाह रहे हो, इन सब चीज़ों का इनको बहुत अच्छा ज्ञान होता है। बीइंग एबल टू डिटेक्ट एंड एक्सप्लोर द इंटेंशन, मूड, डिजायर ऑफ द अदर, यानी दूसरे के मन में क्या चल रहा है, दूसरा क्या सोच रहा है, उसकी इच्छा क्या है, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने वाले लोग क्या होते हैं, इंटरपर्सनल। आप कंफ्यूज मत कीजिएगा इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल ई आर लगा है यानी कि ये हो गया आप दूसरे को समझ रहे हो। जब ए आर लग जाएगा तो आप अपने आप को सेल्फ से रिलेटेड होता है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। दूसरे को समझने वाली बुद्धि विकसित हो जाती है, दूसरों में क्या चाहिए वो समझ जाते हैं। ऐसे लोग क्या बनते हैं, नेता। अब नेता क्या है, जैसे ही इलेक्शन आया आपको आपके प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझते हैं, है ना, बहुत अच्छे से आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे, कहेंगे कि बहुत सारे वादे करेंगे कि चलो भाई मैं आपके प्रॉब्लम को समझूंगा। और नेता के अब लोगों में क्या होते हैं, बहुत अच्छे से बात कर पाते हैं, लोगों को समझते हैं और उस तरह से जानते हैं कि लोगों के मन में क्या, लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, उस तरह के वो वादे करेंगे, है ना। हालांकि हो सकता है बहुत सारे वादे पूरे ना हो, लेकिन वो इस तरह के वादे करके जाते हैं। सेल्स पर्सन का क्या है कि अपनी बातों में आपको घुमा लेना, अपनी बातों में आपको मनमोहित करके आप प्रोडक्ट बेचते हैं सेल्स पर्सन। तो ऐसे लोग क्या बनते हैं, जिनको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाने आता है, जिनको अंतः विषयक योग्यता के नाम से हम जाते हैं, वैसे लोग सेल्स पर्सन बनेंगे, नेता बनेंगे, साइकोलॉजिस्ट बनेंगे आदि। अंदर ये बुद्धि होती है तभी ये कामयाब हो पाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि ऐसे लोग, इस तरह के लोग बन सकते हैं, एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो। अगला है हमारा इंट्रापर्सनल। इसमें इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल में लोग, नाम एक तरह का है तो लोग कंफ्यूज होते हैं। अंतरा विषय इसको बोलते हैं, जैसे इंट्रा, उसमें ई आर लगा था, इसमें आर ए लगा है ना। तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा,
इंट्रापर्सनल मतलब सेल्फ स्मार्ट, अपने आप को समझना, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारी क्या जरूरत है, हमें किस तरह से आगे बढ़ना, अपने आप को समझने वाले लोग जो होते हैं, अपने ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है, वैसे लोग सेल्फ स्मार्ट होते हैं, इंट्रापर्सनल होता है और आंतरिक विषयक होते हैं। बीइंग एबल टू फुल्ली अंडरस्टैंड वन सेल्फ यानी अपने आप को बहुत अच्छे से समझते हैं, एंड इफेक्टिवली रेगुलेट वंस ओन लाइफ एंड इमोशन, यानी जो लोग अपने आप को बहुत अच्छे से समझते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को समझने वाले लोग अपने आप के अपना जो आंतरिक इमोशन है, आपका जो आंतरिक इमोशन जो है उसको बहुत अच्छे से क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे और अपने आप को रेगुलेट करेंगे, नियमित रखेंगे, है ना। उनको पता है कि किस सिचुएशन में उन्हें किस तरह से हैंडल करना है, किस सिचुएशन में किस तरह से बोलना है, किस तरह से रिएक्ट करना है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होते हैं, खुद को समझने वाली बुद्धि होती है ये। इस प्रकार की बुद्धि वाले लोग खुद को समझते हैं। जैसे आध्यात्मिक गुरु लोग जो रहते हैं उन्हें पता होता है, उनको कोई मोह माया नहीं रहता है दुनिया से, उन्हें पता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, हम किस लिए आए हैं, हमें क्या करना है, सब चीजें इनको क्या कहती है, जो अपने आप समझ होती है ना, उनको बहुत अच्छा कंट्रोल होता है, वो किसी के बातों में जल्दी नहीं आते हैं। तो आप विवेकानंद का यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो कि वो क्या थे, उनमें कौन सा इंटेलिजेंस था, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस था, और वो अपने सेल्फ स्मार्ट थे, अपने आप को बहुत अच्छे से समझते थे और अपने आप को रेगुलेट करते थे, अपने इमोशन को रेगुलेट करते थे, अपने संवेग को रेगुलेट करते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे जो 8वां है, जो कि लास्ट है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस यानी प्राकृतिक योग्यता। नेचर स्मार्ट पीपल के नाम से ये लोग जाने जाते हैं। अब इन्हें क्या होता है, नेचर का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, वर्षा कब होगी, कितने टाइम तक होगी, इन सब चीज़ों को ये बिना किसी वैज्ञानिक के हेल्प से ये जानते थे, है ना। और ऐसे लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत अच्छा काम करते हैं, शिकारी बनते हैं, पर्यटन से जो टूरिज्म से रिलेटेड लोग रहते हैं वो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में पाए जाते हैं। आपके किसान जो हो गए, भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस लोग बहुत पाए जाते हैं। जैसे किसानों को पता है कि कितना पानी चाहिए, खेतों में कितना पानी डालना है, कितना नहीं डालना है, अगर पानी नहीं डालेंगे तो खेती नहीं होगी, है ना। तो इस तरह के इंटेलिजेंस होते हैं। बीइंग एबल टू रिकॉग्नाइज एंड क्लासिफाई द वेरियस प्लांट एंड एनवायरमेंट स्पेसीज इन वन सराउंडिंग, इन्हें बहुत सारी प्लांट के स्पेसीज के बारे में पता होता है ना, और वो किस तरह के प्लांट हैं, उनको नेचर के बारे में, उनको क्या बहुत सारे माउंटेन के बारे में, उनको हवा के बारे में, मतलब नेचर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना उनका बहुत अच्छा ज्ञान होता है। ऐसे लोग नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होते हैं। नेचर स्मार्ट पीपल के नाम से हम जानते हैं। गार्डनर बनते हैं, बहुत अच्छे गार्डनिंग करते हैं, बॉटनिकल गार्डन में काम करते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं, ये लोग नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होते हैं। ठीक है, अब एक और तरह की इंटेलिजेंस के बारे में उन्होंने बताया, 9 टाइप के इंटेलिजेंस, हमें तो पढ़ना है 8 टाइप के इंटेलिजेंस, लेकिन जो 9वां इंटेलिजेंस था वो था एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। यानी इसमें उन्होंने क्या बताया कि हमारा अस्तित्व क्या है, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ का पर्पस क्या है, इन सब चीज़ों की खोज में बहुत लोग लगे रहते हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस होते हैं। जैसे भगवान बुद्ध की अगर हम एग्जांपल लें, तो जब वो आए थे तो उन्हें क्या होता, उनके माइंड में ऐसा आ गया था, कुछ समय बाद कुछ चीज़ों को उन्होंने देखा था, तो उसके बाद उनके माइंड में ऐसा आ गया था कि आखिर हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, ये मोह माया क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने खोज की, तपस्या की, तभी तो जाके वो एक बहुत बड़े भगवान के रूप में क्या हुए, कन्वर्ट हुए। तो बीइंग एबल टू आस्क डीप एंड क्रिटिकल क्वेश्चन अबाउट द बॉर्डर ह्यूमन एक्सपीरियंस, एन एग्जाम्पल वुड बी द आस्क स्टूडेंट वाई आर यू हेयर, हम यहाँ क्यों हैं, हमारा पर्पस क्या है, हमारे लाइफ का पर्पस क्या है, ये एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया था। आपको लिखना 80 टाइप है, एग्जाम भी 80 टाइप पर आता है। अगर आप कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम पर जाओगे तब भी आपको 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। बट आपको इंट्रोड्यूस मैंने कराया कि 9 टाइप के इंटेलिजेंस, 9वां जो इंटेलिजेंस था उन्होंने ये कहा, अभी तो 13 हो गए हैं, तो इंटेलिजेंस के उनके प्रकार 13 तक चले गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको 13 हो लिखना है, आपको 8 ही लिखना है। तो इस तरह से आप पॉइंट बनाकर आप एग्जाम में लिख सकते हो। आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी। अब आपको लास्ट में क्या लिखना है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, यानी इस थ्योरी का जो ये गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है, इस थ्योरी का आपको एजुकेशन में बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसीलिए ये जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई और इस थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्या है,
अलग अलग तरह के इंटेलिजेंस होते हैं, तो क्लासरूम में भी तो आपको अलग अलग तरह के बच्चे मिलेंगे। तो आपका काम क्या है, एज अ टीचर आपके पास हर तरह के बच्चे होंगे। कोई बच्चा म्यूजिक में अच्छा होगा, कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, है ना, कोई बच्चा स्पेस का डिजाइन करने में बहुत अच्छा होगा। तो एज अ टीचर आपको क्या करना है, अलग अलग मेथड क्लासरूम में यूज करके आपको पढ़ाना है, सारे बच्चों की नीड इंटरेस्ट को देखते हुए पढ़ाना है। तो एवरी चाइल्ड हैव इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हम जानते हैं कि हर चाइल्ड के क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब होता है हर बच्चा एक दूसरे से अलग है, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। मीन्स एवरी चाइल्ड है डिफरेंट एबिलिटी टू लर्न एंड एक्सप्लोर। हर बच्चे अलग तरीके से लर्न करते हैं। सब बच्चे एक तरीके से लर्न नहीं कर सकते, सबका लर्न करने का तरीका अलग होता है। इसलिए क्या करना है, आपको डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना है क्लासरूम में, यानी विभेदिक निर्देश देना है अलग अलग तरीके से, यानी यूज डिफरेंट मेथड फॉर टीचिंग। अलग अलग तरीके से आपको बच्चे की नीड को फुलफिल करना है। प्रोवाइड डिफरेंट एक्सपोजर, अलग अलग तरह के एक्सपोजर बच्चों को प्रदान कीजिए। मल्टीपल मोड एंड वे ऑफ असेसमेंट, आपको असेसमेंट, आपका मूल्यांकन करना है, आपको आकलन करना है, उसके अलग अलग तरीके आप अपनाइए। क्लासरूम में आपको आकलन करना है, यानी मूल्यांकन के विविध तरीके एवं पद्धति को आपको क्लासरूम में अप्लाई करना है। और ये सब कैसे, कहाँ से निकल के आया, आपको मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी से ये सब बातें निकल के आई कि अगर हर व्यक्ति में अलग अलग तरह का इंटेलिजेंस पाया जाता है तो हम एक ही डंडे से कैसे सबको हाँक सकते हैं, एक ही मेथड से कैसे सारे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हमें अलग अलग मेथड से बच्चों को पढ़ाना होगा ताकि सबकी नीड, सबके इंटरेस्ट को हम फुलफिल कर सके। और यही आपका क्या बोलता है, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है, समावेशी शिक्षा है, यही हमें प्रोवाइड करता है। आगे आपको पढ़ना भी है इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। अगर आप निष्कर्ष लिखना होगा इस थ्योरी का तो क्या लिखोगे, निष्कर्ष में लिखोगे, यानी कंक्लूजन क्या लिखोगे कि गार्डनर ने बहुविधि सिद्धांत का उपयोग पाठचर्या विकास में करना है। अब कहाँ कहाँ इनके बहुविधि सिद्धांत का उपयोग कर सकते हो, इनके बहुविधि सिद्धांत से कहाँ कहाँ आप क्या क्या डिजाइन कर सकते हो, तो पाठचर्या का विकास कर सकते हो। योजना निर्देशन यानी आप जो लेसन प्लान बनाते हो, आप गार्डनर के बहुविधि सिद्धांत को ध्यान में रख के बनाओगे, क्योंकि सारे बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल अलग होता है। पाठ्यक्रम गतिविधि को चयन करोगे, किस तरह की एक्टिविटी क्लास में डिजाइन करनी है उसको आप चयन करोगे। मूल्यांकन रणनीति को, किस तरह की मूल्यांकन, किस तरह का आप एग्जामिनेशन पैटर्न रखोगे, उस तरह से। हम बहुत बार बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं, वो भी एक टाइप्स ऑफ क्या होता है, असेसमेंट होता है। बहुत बच्चों का स्पोर्ट्स में कैरिकुलर एंड को कैरिकुलर एक्टिविटी दोनों को ध्यान में रख के बच्चों का मूल्यांकन करना है के लिए किया जाता है। गार्डनर बताते हैं कि हर किसी के पास विभिन्न बुद्धिमत्ता में ताकत और कमजोरी होती है, यानी हर के पास वीकनेस और स्ट्रेंथ होता है। यही कारण है कि शिक्षकों को यह तय करना चाहिए कि विषय वस्तु और छात्रों की व्यक्तिगत वर्ग को देखते हुए पाठ्यक्रम सामग्री और सर्वोत्तम तरीके से कैसे प्रस्तुत किया जाए। ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हो कि बच्चों की नीड, हर बच्चे का स्ट्रेंथ अलग होता है, हर बच्चे का वीकनेस अलग होता है। इन सब चीज़ को आप ध्यान में रखिए, उस तरह के लेसन प्लान कीजिए, उस तरह की एक्टिविटी डिजाइन कीजिए, है ना, और उस तरह से क्लासरूम में को आप प्रेजेंट कीजिए। एज अ टीचर आपका यही काम है। अब इनकी क्रिटिसिज्म पढ़ लेते हैं। क्रिटिसिज्म यानी इनकी थ्योरी का क्या आलोचना हुई, क्या गलत बताया गया इनकी थ्योरी में। देखिए, हर अच्छे काम का आलोचना होता ही है, क्रिटिसिज्म होता ही है, तो इनकी भी थ्योरी का क्रिटिसिज्म हुआ। अब ये इनको बताया गया, जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या बताया कि ये जो बता रहे हैं कि कोई नेचर में अच्छा है, तो कोई म्यूजिक में अच्छा है, तो कोई लैंग्वेज में अच्छा है, तो ये सब कोई इंटेलिजेंस नहीं होता। ये सब क्या है, ये तो एक टैलेंट है, ये नेचुरल एबिलिटी है, ये गिफ्टनेस है। और अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने इन्हें बोला कि ये जो बता रहे हैं ये तो, लेकिन अगर इनकी थ्योरी को आप देखो तो इनकी थ्योरी आपको सही दिखेगी। अगर आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस में अगर आप जाओ तो आपको इनकी थ्योरी से बहुत चीज़ें अच्छी सही चीज़ें मिलेंगी। लेकिन बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इसलिए इसको नकारा क्योंकि इनकी थ्योरी क्या थी, नेचुरल एबिलिटी पर बेस्ड थी, टैलेंट पे बेस्ड थी, गिफ्टनेस थी। यानी बच्चों, ये सब क्या है, उन्होंने कहा कि ये कोई इंटेलिजेंस नहीं होता है, ये तो सिर्फ आप टैलेंटेड, ये तो स्पोर्ट्स में अच्छा है तो वो स्पोर्ट्स में टैलेंटेड है। इस तरह के साइकोलॉजिस्ट ने बोला। 8 डिफरेंट इंटेलिजेंस सिंपली रिप्रेजेंट टैलेंट, पर्सनालिटी ट्रेट एंड एबिलिटी। वो सिर्फ एबिलिटी थी। क्यों इस तरह का बोला, क्योंकि इनके पास कोई इंपेरिकल
रिसर्च नहीं था, उन्होंने कोई लैब टेस्ट नहीं किया था, इसलिए इनकी थ्योरी की आलोचना हुई। कोई लैब टेस्ट नहीं था, कोई उन्होंने प्रूफ नहीं दिया, बस उन्होंने बताया, क्योंकि इनकी थ्योरी क्या थी, एजम्पशन बेस्ड थी, मान्यता पे बेस्ड थी, उन्होंने ऐसा माना था, है ना। Gardner proposed that there are 8 intelligence and he suggested the possible addition of 9th known as existential intelligence, arbitrary classification, not fixed types of intelligence। यानी इनका जो इंटेलिजेंस था, कभी वो बोल रहे थे 8 तरह की है, कभी 7 तरह की, कभी 9 तरह की, कभी 11 तरह की। तो ये आलोचना की गई कि आप तो कोई फिक्स बता ही नहीं रहे हो, कभी आप 8 बताते हो, कभी आप 9 बता रहे हो, कभी आप 13 भी बता दे रहे हो, तो कोई तो फिक्स होगा। तो आर्बिट्री क्लासिफिकेशन का मतलब है कि नॉट फिक्स टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस इन्होंने बताया, हमेशा इन्होंने चेंज करते रहे इन्होंने अपनी थ्योरी में। तो इसीलिए इन सब चीज़ों पर इनका क्या होता है, क्रिटिसिज्म होता है। क्रिटिसिज्म में आप लिख सकते हो कि जो साइकोलॉजिस्ट थे, अदर साइकोलॉजिस्ट, इनकी थ्योरी को बताया कि ये तो सिर्फ टैलेंट है, नेचुरल एबिलिटी है, कोई ये इंटेलिजेंस का पार्ट नहीं है, कोई इन्होंने कोई इम्पेरिकल सपोर्ट नहीं है, इम्पेरिकल रिसर्च नहीं है, है ना, रिसर्च बेस्ड थ्योरी इनकी नहीं थी, कोई लैब टेस्ट नहीं थी। कभी ये कहते हैं कि 8 तरह की है, कभी कहते हैं 7 तरह की है, तो कोई तो फिक्स रेट होना चाहिए ना। तो यही आप इन आलोचना में, क्रिटिसिज्म में लिखोगे। अगर आप क्रिटिसिज्म को भूल जाओ तो इनकी थ्योरी एक बहुत ही अच्छी थ्योरी है और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बेसिकली आप स्पेशली फॉर एजुकेशनल फील्ड में। तो इनकी थ्योरी आप यूजीसी नेट में भी पढ़ते हो, इनकी थ्योरी आप बीएड में, सीटेट में, हर जगह इनकी थ्योरी आपको पढ़नी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। आई होप इनकी थ्योरी आपको समझ में आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।